नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी की जिसमें कि हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे जिसमें कि ग्रोथ रेट्स वगैरह और कंपनी के जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं, कंपनी का डेट टू इक्विटी उस सब की बात होगी। उसके बाद हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करेंगे, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक तीनों के बेस पे। उसके बाद हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे कि आज का जो प्राइस ट्रेंड है वो किस तरह से है और यहाँ से हमें प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रही है या वीकनेस, तो उस सब की बात हम टेक्निकल्स में करेंगे। उसके बाद हम कुछ की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि इन फ्यूचर कंपनी के ग्रोथ को डिराइव कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और एट द एंड मैं वीडियो को समराइज करूंगा जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूंगा कि आज के डेट में इन तीनों के बेस पे कंपनी कहाँ पे है। सपोज मेरे को अगर फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं उनको ग्रीन कलर से रेट करूंगा, अगर फंडामेंटल्स खराब लग रहे हैं तो मैं उनको रेड कलर से रेट करूंगा। लेकिन अगर फंडामेंटल्स ओके ओके लग रहे हैं, ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरे भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो उसको हम येलो से रेट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलरली ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छे एनालिस्ट खुद किस तरह से आप बन सकते हैं, कि किसी भी बिजनेस को खुद कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो आप इन वीडियो से सीखेंगे। तो और उसके साथ-साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसा वीडियो चाहिए, तो उसका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिज़नेस की। तो कंपनी जो है, ये कंपनी इज़ इन बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल्स, सपोर्टेड बाय नेशनवाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एक्सपोर्ट प्रेजेंस इन 54 कंट्रीज। तो बेसिकली जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अगर मैंने फोटो भी लगाया हुआ है, पाइप्स हो गए, कुछ प्लास्टिक की चेयर्स हो गई, या टैंक्स हो गए, या ड्रेनेज सॉल्यूशंस हो गए, तो प्लास्टिक रिलेटेड जितने काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं कंपनी उनको ही मैन्युफैक्चर करती है। जैसे इनका टैगलाइन भी यहाँ पे देखिए, पीपल हु नो प्लास्टिक्स बेस्ट। तो बेसिकली इनका आई थिंक जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट से आता है। रिसेंटली कंपनी ने कुछ नए डिविजन्स में एक्सपैंड ज़रूर किया, लेकिन आज भी आई थिंक जो भी इनका रेवेन्यू, आई थिंक 80 और 90% जो है रेवेन्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट से ही आता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, सुप्रीम ऑपरेट्स थ्रू 8 मेन बिजनेस डिविजन्स: प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम, कंज्यूमर प्लास्टिक्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंपोजिट प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, स्पेशलिटी फिल्म, क्रॉस लेमिनेटेड फिल्म्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे मैं इनका प्रेजेंटेशन में आपको जाके इनके प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ पहले। तो बेसिकली उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये देखिए, तो प्लम्बिंग रिलेटेड, वाटर टैंक्स जो हमारे घर में टैंक्स वगैरह होते हैं, बाथ फिटिंग जो बाथरूम में कुछ प्लास्टिक पाइप्स या और प्लास्टिक रिलेटेड कोई भी फिटिंग होती है, वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपना ड्रेनेज सॉल्यूशंस हो गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पाइप्स हो गए, वो सब बनाती है। उसके बाद हम अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट में बात करें तो जो हमारे घर में प्लास्टिक चेयर्स यूज़ हो जाती हैं, स्टूल्स होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए छोटी-छोटी कुर्सियाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो वो बनाती है। मल्टी स्टोरेज जो ये होते हैं, तो ये कमोडिटाइज़्ड मार्केट है, उसमें कंपनी ऑपरेट करती है पाइप्स और इसका। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें तो पैकेजिंग के जो सपोज़ इनके जो यहाँ पे आज के डेट में पैकेज्ड फूड्स आता है या उसके रिलेटेड जो है वो पैकेजिंग कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, तो जो बड़ी-बड़ी लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड्स में या बड़े-बड़े जो तरपाल जिसे हम बोलते हैं वो यूज़ होती है, तो वो भी कंपनी बनाती है। उसके बाद योगा मैट्स और ये गेम्स वगैरह के इस तरह के प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर आप देखिए कूलर, फ्रिज और इन सब के जो स्ट्रक्चर होता है बाहर वाला प्लास्टिक का, तो वो सब भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही डस्टबिन वगैरह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह भी रिसेंटली कंपनी ने इस सेगमेंट में फ़ोरे किया है, तो यहाँ पे मार्जिन्स कंपनी के ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू काफ़ी सारे दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कमोडिटाइज़्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि प्लास्टिक चेयर्स हो गई, ये सब बहुत ही कमोडिटाइज़्ड मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे आई है। और सेम विद पाइप्स, यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन काफ़ी आई है और मार्केट बहुत ही कमोडिटाइज़्ड है, यानी कि प्राइसिंग पावर कंपनी के पास नहीं है इस सेगमेंट में। तो ये तो कंपनी के बेसिक जो मैंने दिखाया आपको कि प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो बेसिकली हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, तो इन सब में इन कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो तो सभी लेते हैं, और उसके बाद अगर हम पाइप्स की बात करें
तो उसके तो डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं कि बाथरूम में आपको चाहिए, रेनोवेशन के लिए यूज़ होता है, नए घर बनते हैं तो यूज़ होता है, बड़ी बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पे यूज़ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होता है, किसी भी एक सेक्टर पे कंपनी डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बिज़नेस के बाद बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे, फिर मार्जिन्स की। इन सब की हम बात, इन दोनों चीज़ों की जो बात है, पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर की हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रोथ रही है और किस तरह से मार्जिन्स रहे हैं। उसके बाद हम रिटर्न रेशियोज़ की बात करेंगे, फिर कैश फ्लो और डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो सबसे पहले अगर हम आ जाएँ ग्रोथ पे, तो ग्रोथ में अगर आप एक ट्रेंड देखें, तो 2022 में 22% का ग्रोथ, 23 में 18% का 18.38% का ग्रोथ, 24 में 10.14% और 2025 में 3.08%। तो ये बेसिकली डाउन ट्रेंड में ग्रोथ इनका देखें तो लगातार घट रहा है। 22 फिर 18 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 3 हुआ। और अब अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का देखें तो वो और भी खराब हो गया, नेगेटिव ग्रोथ में आ गई है कंपनी। और 0.64% का यहाँ पे दिखाया था पॉजिटिव, 2.48% का। तो ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो काफ़ी खराब है, और उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस काफ़ी आए हैं, जिसकी हम बात वैल्यूएशन सेगमेंट में ज़रूर करेंगे। और सिमिलर अगर आप देखें तो पैट पैट लेवल पे भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल ग्रोथ है, ऊपर कभी नीचे। पिछले चारों क्वार्टर में बहुत ही बुरे तरीके से इन्होंने पैट डी ग्रोथ दिखाया। तो शायद यहाँ पे बेस छोटा बन गया, तो शायद इन फ्यूचर पैट ग्रोथ भी आ जाए कंपनी में, लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्जिन पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बुरी तरीके से गिरे हैं। तो ये देखिए, 20% का पीक मार्जिन था 2021 में, उसके बाद 16% हुआ, फिर 13, 15, 14, फिर 13। तो मार्जिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि रिसेंट के 3-4 सालों में कंपटीशन काफ़ी हाई रहा है पाइप सेगमेंट में, जिसमें कि कॉम्पिटिटर्स ने अग्रेसिवली एक्सपैंड किया और मार्केट का जो डिमांड है वो थोड़ा कम हो गया। इन्फ्लेशन कह लीजिए या और ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन उसकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट है का डिमांड था वो स्लो डाउन हो गया। उसके साथ-साथ एग्रेसिव जो कैपेसिटीज़ कॉम्पिटिटर्स ने लगाई हैं, जैसे फिनोलेक्स हो गया या एस्ट्रल पाइप्स हो गया या बिरलास हो गए, तो उन्होंने एग्रेसिवली कैपेसिटी अपनी एक्सपैंड किया है। तो उस वजह से मार्केट में जो टोटल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो उस वजह से प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा है हर कंपनी पे, क्योंकि जब सपोज़ कोई कंपनी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी लगा देती है, तो वो अपना जो सामान है उसको बेचने के लिए कई बार प्राइस कम करके सामान को बेचते हैं। तो उसी वजह से रियलाइजेशंस इम्पैक्ट हुए हैं कंपनी के, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहा है। उस वजह से मार्जिन जो है पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। और मार्जिन्स अगर हम देखें तो आज की डेट में पिछले 10 साल के लोज़ पे चल रहे हैं मार्जिन, तो शायद मार्जिन इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से डिमांड रहता है और किस तरह से कॉम्पिटिशन उसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ काफ़ी खराब रहा है पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली पैट लेवल पे। और उसका कारण क्या है? मार्जिन्स। और उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, तो कंपनी ने कैपेसिटीज़ लगाई हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो जो 213 करोड़ का डेप्रिसिएशन था 2021 में, वो आज की डेट में 350 करोड़ से ऊपर हो गया, 366 करोड़ का हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ पे अगर हम देखें। तो 50%, 60 लगभग 50 का 80% से डेप्रिसिएशन बढ़ा है। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं आई है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो 6,500 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो लगभग 10,000 करोड़, साढ़े 10,000 पे पहुंचा है। तो लगभग 50% के, सॉरी नॉट 50%, लगभग 60-70% का ग्रोथ दिखा है यहाँ पे रेवेन्यू लेवल पे भी। तो ये इन लाइन है डेप्रिसिएशन के साथ। लेकिन क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बढ़ा है, तो उस वजह से मार्जिन्स उसके साथ नहीं बढ़े हैं ग्रोथ के साथ। तो अगर हम बात अब यहाँ पे मार्जिन्स की करें, तो मार्जिन देखिए 5 साल का एवरेज 15.6 का है, 10 साल का भी 15.6 का है। आज की डेट में अगर हम देखें एफवाई 25 की हम बात करें, कंप्लीट ईयर की, तो 14% का मार्जिन है, ट्रेलिंग 12 मंथ पे 13% के मार्जिन आ गए हैं। तो बेसिकली मार्जिन्स नियर लोज चल रहे हैं और एवरेज से कम है। तो शायद हमें मार्जिन रिकवरी देखने को मिले, अगर थोड़ा सा रॉ मटेरियल का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा इंप्रूव होता है कंपनी के लिए, और साथ ही साथ डिमांड थोड़ा इंप्रूव होता है, तो शायद यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो जाएं। और उसके साथ साथ कंपनी जो है वो वैल्यू एडेड सेक्टर्स में एक्सपैंड कर रही है, जहाँ पे मार्जिन एज कम्पेयर टू पाइपिंग बिजनेस ज़्यादा है। तो शायद जैसे जैसे वो बिजनेस स्केल करेगा, तो मार्जिन हमें शायद यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी की गाइडेंस 15-16% के रेंज में है, तो कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट शायद ना देखने को मिले, अनलेस कि किसी 1-2 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए प्रोडक्ट के, तो उस वजह से 1-2 क्वार्टर के लिए या 1 साल के लिए मे बी मार्जिन्स बढ़ जाए, जैसे 2021 में हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें, तो शार्पली देखिए 15% से मार्जिन सीधे 20% हो गए, तो ये एक वन ऑफ था। और उसके बाद आप देखें तो पैट ग्रोथ भी उसके बाद फ्लैटिश है, कोई पैट ग्रोथ नहीं है।
इबिट्टा लेवल पे भी ग्रोथ देखें तो फ्लैटिश है। तो पिछले 5 सालों में लगभग कंपनी ने 0% इबिट्टा ग्रोथ और 0% पैट ग्रोथ की है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई था। तो अगर हम मार्जिन्स के बाद बात करते हैं रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न रेशियोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज़ हैं, बहुत ही टॉप नॉच। यहाँ पे इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते। 25 क्या 30% प्लस का आरओसी है, और अबाउट 20-25% का आरओई है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज़ हैं, यहाँ पे कुछ और बोलने वाला है नहीं। उसके बाद अगर हम कैश फ्लोज़ की बात करें, तो कैश फ्लोज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एवरेज जो कैश फ्लो है 5 साल का, वो है अराउंड 74.91। यहाँ पे बीच में थोड़ा-सा कम था 2022 में, लेकिन 1-2 साल कई बार किसी भी बिज़नेस में इधर-उधर हो जाता है। तो हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 में से 3 या 4 साल 30% का कैश फ्लो है और एक ही साल 100% का है, तो वो थोड़ा-सा एवरेज को ऊपर ले जाए, वो भी गलत है। लेकिन अगर एक आधा साल ऊपर-नीचे चलता है, तो इतना हर बिज़नेस में चलता है, क्योंकि काफ़ी बार आपको जो उधारी पे सामान बेचना पड़ता है, थोड़ा इन्वेंटरी ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे आप एक्सपैंड करते हैं, तो उस वजह से कैश फ्लो इम्पैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये 1 या 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल कैश फ्लो अगर हम कंपनी की बात करें, तो कैश कन्वर्जन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। और अब हम अगर बात करें डेट पे, तो नेट डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। आई थिंक इवन डेट वैसे भी नहीं है इनकी बैलेंस शीट में। तो नेट डेट लेवल पे भी फ्री है, और वैसे भी ग्रॉस डेट भी कंपनी का ज़ीरो है। यहाँ पे 2021 के बाद इनका डेट जो है वो ज़ीरो हो गया था। 2021 में 411 करोड़ का डेट था, जो कि पिछले 5 साल में नेट डेट फ्री है कंपनी। और आई थिंक बुक्स में भी इनके 800 कुछ करोड़ का शायद कैश है। ये 900 साढ़े 900 करोड़ का कैश है, अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे देखें, तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है एज़ कम्पेयर टू डेट टू इक्विटी रेशियो पे, क्योंकि डेट तो है नहीं, तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसमें लगभग 950 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। तो चलिए, ये तो बात हुई फंडामेंटल्स की। अब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं वैल्यूएशंस की, जो कि रियल कंसर्न है। क्योंकि वैल्यूएशंस यहाँ पे अगर आप देखें, तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो मतलब 10 साल का अगर हम इनका सेल्स ग्रोथ देखें, तो ये देखिए, तो इन्होंने लगभग 10% का सीएजीआर किया है 10 साल के लिए। और उसके बाद अगर वैल्यूएशंस देखें आज की डेट में, 62.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग। लेकिन प्राइस टू अर्निंग मेरे हिसाब से इस कंपनी को देखने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि मार्जिन्स यहाँ पे अगर आप देखें, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। तो ये देखिए, जब मार्जिन्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप प्राइस टू सेल्स बेस पे कंपनी को देखें। लेकिन प्राइस टू सेल्स बेस पे भी सेम ही ट्रेंड है, 5.3 टाइम्स का, 4.3 टाइम्स का 5 साल का एवरेज है, और 3.3 टाइम्स का 10 साल का एवरेज है। और ये ज़्यादा था, आपको यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले 5-6 सालों में वैल्यूएशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड किया है इनके। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10 साल का हम देखें, तो पी ये देखिए, इस कोविड से पहले हाईएस्ट जो पीई पहुँचा था वो 50 का था। अब जो कोविड के बाद है वो अराउंड 70 प्लस पहुँच गया था। और अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स में देखें, तो उससे पहले जो हाईएस्ट मार्केट कैप टू सेल्स था वो 4.9 टाइम्स था। सॉरी, कोविड से पहले तो वो उससे भी कम था, सॉरी, 4 टाइम्स तक गया था। और कोविड के बाद तो ये अराउंड 7.6 टाइम्स तक जाके आया है। तो प्राइस टू सेल्स की बात करें, या प्राइस टू अर्निंग की बात करें, या प्राइस टू बुक की बात करें, तीनों ही मैट्रिक्स पे कंपनी काफ़ी महँगी दिख रही है आज की डेट में। और आई थिंक प्राइस टू बुक तो इसमें ज़्यादा देखने वाला है नहीं कुछ। तो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू सेल्स में से आई थिंक प्राइस टू सेल्स बेटर मैट्रिक है इस कंपनी को एनालाइज़ करने का, क्योंकि जब मार्जिन्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो आपको प्राइस टू सेल्स बेस पे कंपनी को देखना होता है, ना कि प्राइस टू अर्निंग्स। क्योंकि अगर सपोज़ जो मार्जिन आज की डेट में 13% का दिख रहे हैं ट्रेलिंग लेवल पे, अगर ये 15-16% पे जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली पैट ऊपर जाएगा। तो जो प्राइस टू अर्निंग आपको आज 60 का दिख रहा है, शायद वो 45 का या उससे कम दिखे नॉर्मलाइज़्ड अर्निंग्स पे, अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो। लेकिन जो सेल्स है वो तो उतनी रहेगी ना। सेल्स तो अगर ग्रो करेगी तो इट्स गुड, लेकिन अगर ग्रो नहीं भी करेगी, तो सेल्स तो जितना नंबर आया है उतना ही रहेगा। तो मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं सेम सेल पे भी, लेकिन सेल तो उतनी ही रहेगी। अगर सेल ग्रो करेगी कंपनी, तो वैल्यूएशन मिलना जायज़ है। लेकिन जिस तरह का कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आई डोंट थिंक कि कंपनी 12-13%, 14% से ऊपर ग्रो कर पाए लंबे समय के लिए। तो इस उस बेस पे अगर हम देखें, तो वैल्यूएशन काफ़ी महँगे हैं। लेकिन अगेन, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इस पे आप ना ही स्टॉक को लें, ना ही स्टॉक को बेचें, ना ही स्टॉक को अगर आपके पास है रखें। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। आपको अगर वैल्यूएशन कंफर्टेबल लग रहे हैं, तो आप स्टॉक ज़रूर रखें। अगर आपको वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप स्टॉक ना रखें या बेचें, या अगर नहीं लेन आपके पास नहीं है तो मत लें। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं आज की डेट में। तो इसके बाद अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें, तो चार्ट पे अगर हम देखते हैं, तो ये देखिए, कोविड के बाद सडनली स्टॉक जो है वो 800 के लेवल पे गिर गया था, यहाँ पे लगभग 1400 से। तो 800 से जो पीक इसने बनाया रिसेंटली 2024 में, 800 से लगभग लगभग 7 साढ़े 7 गुना स्टॉक हुआ है पिछले 5 सालों में।
तो बहुत ही बड़ा रैली दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 2014 से लेके 400 का जो स्टॉक था 2014 से लेके, तो वो एक बार 1300 पे पहुंचा, लेकिन 2018 से 2020 तक जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिया स्टॉक ने। और इस बीच में अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो जो 3.7 टाइम्स का प्राइस टू सेल्स चल रहा था, वो कोविड कोविड में लगभग 1.8 पे लोज लेवल पे चला गया। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर आप देखें तो टू टाइम्स पे चला गया था 2019 में। और अगर हम 2 टाइम्स से भी रिटर्न देखें 2019 के लेवल से, तो लगभग 1000 से लेके स्टॉक 4 से 5 गुना हो गया वहां पे भी 5-6 सालों में। तो बेसिकली जब वैल्यूएशंस महंगे होते हैं तो जो प्राइस होता है वो आपके फेवर में नहीं होता, बाइंग जो होती है वो आपके फेवर में नहीं होती। और आई थिंक उसी लेवल पे आज की डेट में स्टॉक घूम रहा है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड देखें तो बहुत ही वीक नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नीचे को दिख रहा है हमको। तो कंपनी बेसिकली लोअर लोज और लोअर हाइज टाइप फॉर्मेशन में चली गई है, जो कि पहले हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स, आज के डेट में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स फॉर्मेशन में आई थिंक चली गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने पहले 6000 से करेक्शन लिया 3000 पे, उसके बाद एक रैली लिया। अब आई थिंक फिर से ये नीचे जा सकता है, जो कि ट्रेंड दिख रहा है। आई डोंट नो जाएगा कि नहीं, ये मेरा एक ओपिनियन मैं बता रहा हूँ आपको। तो आई डोंट नो कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करें, अगर हम मार्जिन प्रेशर्स की बात करें, तो उसके बेस पे शायद ये ट्रेंड थोड़ा और नीचे जाए। जब तक वैल्यूएशंस सही नहीं होते और ग्रोथ इंप्रूव नहीं होती, शायद यहाँ से स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। क्योंकि अगर आप पास्ट में भी देखें तो ये देखिए 2000, अगर हम 8-9 के लोज 19 रुपए 20 रुपए का जो शेयर था, वो अराउंड 2018 में अराउंड 1460 रुपए हो गया था। तो उसका रीजन क्या था, यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो 0.2 टाइम्स सेल्स था। और यहाँ पे अगर पीक करें तो अराउंड 3.7 3.4 टाइम्स के आसपास सेल्स चला गया था 2018 में। वहीं पे स्टॉक ने पीक किया और उसके बाद वहां से 2 साल जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस रहा। क्योंकि अगर आप 2018 से देखें तो 1400 का जो स्टॉक है वो 2020 में आपको फिर से 800 रुपए के आसपास 900 रुपए के आसपास मिल रहा था। और वहां से फिर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन टर्म्स ऑफ शेयर वैल्यू। तो अगर आप देखें तो शायद अगर वैल्यूएशंस करेक्ट हो तो शायद आप उनको इस स्टॉक को देख सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि आज की डेट में प्राइस का जो मोमेंटम है वो भी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही वीक लग रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस सीम्स टू बी ऑन अ लोअर लोज एंड लोअर हाइज। सो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स फॉर्मेशन में प्राइस जो है वो जा चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए अब अब शायद यहाँ से एक और लो भी मार सकता है, उसके बाद फिर शायद एक ऊपर रैली दे फिर नीचे जाए। तो स्टॉक कभी भी एक लाइन में नीचे नहीं जाते अनलेस उसमें कोई फ्रॉड आ गया या कोई जबरदस्त तरीके से सेल्स गिर गया, उसका कुछ ऐसा हुआ है, तभी स्टॉक एक लाइन में नीचे जाते हैं। अदर देन दैट ऐसे फॉर्मेशन में काफी सारे स्टॉक्स नीचे जाते हैं। और ये हमने पास्ट में भी देखा। अगर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट एनालाइज करेंगे तो आपको पैटर्न यही दिखेगा कि पहले वो जब ऊपर जाता है तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की तरह का फॉर्मेशन देता है, जब नीचे जाता है तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का फॉर्मेशन देता है। क्योंकि ये देखिए इससे पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ पे देखिए तो इसने पहले हाई मारा यहाँ पे 2600 का, उसके बाद एक लो मारा 1700 का, जो कि पिछला लो इनका 800 का था। मेजर लो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे लोज और हाइज तो मारते रहते हैं स्टॉक, यहाँ के अगर हम मेजर लोज और मेजर टॉप्स की बात करें, उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ से 1700 से फिर ये गया 4100 पे, फिर वहां से इसने लो मारा आई थिंक यहाँ से कितने पे गया था, 47 पे गया था। उसके बाद फिर लो मारा था अराउंड 38-3900 का, फिर एक टॉप मारा और उसके बाद फिर एक लो मारा। तो उसके बाद फिर उसने टॉप, ये देखिए तो ये जो टॉप लास्ट मारा था 6000 समथिंग का, उसके बाद फिर ये इसने वो लेवल क्रॉस नहीं किया है। तो बेसिकली जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ हो चुका है आज के डेट में। तो आई डोंट नो कि यहाँ से स्टॉक कहाँ पे जाएगा, गिरेगा ज्यादा या साइडवेज ज्यादा जाएगा, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जब तक वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं होते तो शायद स्टॉक यहाँ से परफॉर्म ना करे। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा व्यू है और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। तो चलिए अगर हम बात करते हैं प्राइस ट्रेंड की, तो प्राइस ट्रेंड हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं उसके बाद की डेवलपमेंट्स की। तो कंपनी इज एक्सपेंडिंग कैपेसिटी स्पेशली फोकसिंग ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विच हैव बेटर मार्जिन एंड लेस प्राइस वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम इनके प्रेजेंटेशन में आए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कुछ ऑटोमोटिव पार्ट्स, और ये जो इनका जो सिलेंडर का सेगमेंट है, यहाँ पे मार्जिन जो है इनके आई थिंक
15 से 20% की रेंज में है, और जो इनके पाइपिंग बिजनेस है उसमें आई थिंक मार्जिन 10-12% के आसपास है। तो कंपनी जो है वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, और स्पेशली उन प्रोडक्ट्स में जहाँ पे मार्जिन हाई है, और आई थिंक कंपनी जो फोकस है कंपनी का वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा तेजी से करने का है, तो इन फ्यूचर मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कब होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी इज एक्सपेंडिंग जोग्राफिकली, तो बेसिकली कंपनी काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी सारे एरियाज में प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर रही है। उसके बाद कंपनी जो है वो नए प्रोडक्ट्स जैसे कि यूपीवीसी विंडोज़ और यूपीवीसी डोर्स जो कि घर में यूज़ होते हैं उनमें एक्सपेंड कर रही है, नए प्रोडक्ट्स प्लास्टिक से हट के, तो वहाँ पे कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। द कंपनी इज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। तो लास्ट के 3-4 सालों में जो कंपनी ने केपेक्स किया, जो कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उन सब की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो प्रोडक्ट्स रैंप अप होते हैं, जैसे-जैसे कंपनी उनमें एफिशिएंट होती है, उनको एफिशिएंटली स्केल करती है, वैसे-वैसे कंपनी का जो अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम करेगी, और वो भी एक बड़ा ड्राइवर होगा मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये बेसिकली कुछ हमारे की डेवलपमेंट थे जो कि इन फ्यूचर कंपनी को मार्जिन इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ टॉप लाइन ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। अब हम इसके साथ बात करते हैं की रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे वैल्यूएशन ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मार्जिन इंप्रूव भी हो जाते हैं, अगर सेल्स से 12 से 13-14% का ग्रोथ भी दिखाती है, फिर भी आज के जो वैल्यूएशंस है वो उसको जस्टिफाई नहीं करते। वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, अगर आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें या आज की डेट में देखें तो वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर मुझे नज़र आता है, स्पेशली जब ऐसा वॉलेटाइल बिजनेस हो जहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं हो, और उसके साथ-साथ जो उतार-चढ़ाव रहता है मार्जिन्स में, रॉ मटेरियल में, वो काफ़ी हाई हो, तो वहाँ पे इस तरीके के वैल्यूएशंस बहुत ही रिस्की हो जाते हैं, जो कि हमने 2018 से 2020 में भी देखा। वहाँ पे वैल्यूएशन आज से सस्ते थे, लेकिन फिर भी स्टॉक ने 3-4 2 लगभग साल जबरदस्त अंडर परफॉर्म किया। साइडवेज गया पहले 1.5 साल, उसके बाद कोविड करेक्शन में करेक्ट हुआ है, और जहाँ पे वैल्यूएशंस करेक्ट हुए फिर वहाँ से ऊपर चल दिया। अब अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल्स आर वेरी वोलेटाइल, दस मार्जिन स्टेबिलिटी इज अ बिग रिस्क। यहाँ पे हम अगर आप देखें भी तो मार्जिन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। देखिए 15%, 13% का लो भी मारा, उसके बाद 14%, अगर क्वार्टर बेस पे देखें तो ये देखिए 7% भी सितंबर 2022 के क्वार्टर में गिरे थे, 12%, तो मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। उसका रीज़न क्या है कि हायर जो इनका रॉ मटेरियल है प्लास्टिक, उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ऊपर-नीचे रहता है, तो उस वजह से मार्जिन्स जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। क्योंकि अगर सपोज़ कंपनी ने महँगे दाम पे इन्वेंटरी खरीदी है, तो वो हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इन्वेंटरी लॉस हो थोड़ा-सा, तो उस वजह से मार्जिन इम्पैक्ट हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो फिनोलेक्स और एस्ट्रल ने काफ़ी तेज़ी से अपनी कैपेसिटीज़ एक्सपैंड की हैं पिछले 2-3 सालों में, और वो काफ़ी एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को प्राइस करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से कंपनी जो कि मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, उसको प्रॉब्लम हो रही है, और प्राइस जो है वो लास्ट के 3-4 सालों में काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो Q1 में इनके वॉल्यूम ग्रोथ आया है, ये देखिए अगर आप, तो 5.73% का वॉल्यूम ग्रोथ किया कंपनी ने Q1 FY26 में। उसके बावजूद जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डी-ग्रो हुआ है। तो रेवेन्यू उसके बावजूद -1% है। तो प्राइसिंग जो है उस उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हुआ है कॉम्पिटिटर्स की वजह से। सपोज़ कंपनी पहले जो प्रोडक्ट 100 का बेच रही थी, वो शायद आज 95 या 96 में उसको बेचना पड़ रहा है, बिकॉज़ ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। उसके बाद यही चीज़ मार्जिन भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि सपोज़ रियलाइज़ेशन कम होते हैं तो ऑफ कोर्स ग्रॉस मार्जिन कम होंगे, और ऑफ कोर्स उनके एबिटा मार्जिन भी जो है वो कम होंगे। उसके बाद ऑल्दो हैविंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हेल्प इन मेंटेनिंग मार्जिन, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू लाइक मोर देन 65% कम फ्रॉम पाइपिंग सेगमेंट। तो बेसिकली कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाई ज़रूर कर रही है अपने प्रोडक्ट सेगमेंट, हायर मार्जिन प्रोडक्ट लेके आ रही है, लेकिन आज भी इनका लगभग 65+% जो रेवेन्यू का शेयर है वो पाइपिंग बिजनेस से आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने ये देखिए यहाँ, तो अगर ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है आज भी वो पाइपिंग बिजनेस से ही आ रहा है। प्लास्टिक जो पाइपिंग का बिजनेस है इनका, उसी से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। दूसरे प्रोडक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो उस स्केल पे अभी तक पहुंचे नहीं है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ओवर कैपेसिटी स्टेम इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। उसके बाद जो डिमांड है वो भी काफ़ी कम रहा है पिछले 4-5 सालों में। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पिछले 4-5 सालों में कंपनी को बिज़नेस लेवल पे इम्पैक्ट किए हैं। लेकिन वैल्यूएशन जो है वो करेक्ट नहीं हुए हैं उतनी ज़्यादा। वैल्यूएशन बल्कि हाई हो गई है। यहाँ पर अगर आप 2021 लेवल से देखें
तो हम मार्केट कैप टू सेल्स पे देखेंगे क्योंकि मार्केट कैप तो प्राइस टू अर्निंग को देखने का ज़्यादा फायदा नहीं है। तो 4.9 टाइम्स का पीक था 2021 में, जहाँ पे बिजनेस ने पीक मार्जिन डिलीवर किया, उसके बाद बिजनेस नीचे को गया। उसके बाद आज के डेट में अगर आप देखें तो 5.3 टाइम सेल्स चल रहा है। तो बिजनेस खराब हुआ है 2021 के बाद, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो इम्प्रूव हुए हैं और उसी ने रिटर्न्स को भी ड्राइव किया 2021 से लेकर। आप देखें तो जो 2600 का स्टॉक था पीक, वो आज के डेट में वो उसने पीक 6000 कुछ का बनाया, आज के डेट में भी वो लगभग 4 साढ़े 4000 के आसपास चल रहा है। तो सिर्फ जो वैल्यूएशन है वो एक्सपैंड होने की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस उसने रिटर्न दिया पिछले 4 सालों में। वहीं बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस ने काफी बुरे तरीके से परफॉर्म किया और शायद ही वैल्यूएशन यहाँ से करेक्ट हो जाए। अब ये नहीं पता कि वो प्राइस वाइज करेक्शन देंगी या साइडवेज जाके करेक्ट होंगी, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वैल्यूएशन बहुत बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से। तो उसके साथ हम आ जाते हैं समरी पे। तो फंडामेंटल्स में हम बात करें तो ग्रोथ ठीक-ठीक लग रहा है। ठीक-ठीक कहाँ लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है एक्चुअली। ट्रेंड जो है वो नीचे को है। पिछले 3-4 क्वार्टर में काफ़ी 1-2 क्वार्टर में डीग्रोथ भी है रेवेन्यू लेवल पे। उसके बाद अगर हम पैट लेवल पे देखें तो पैट लेवल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। किसी साल नेगेटिव, किसी साल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं और ग्रोथ जो है, इन दोनों को हम येलो रेट करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। वो प्राइस इरोजन की वजह से इनका जो वैल्यू ग्रोथ है वो नहीं आया। तो शायद अगर थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन जो है वो सॉफ्टन होता है या थोड़ा डिमांड पिक करता है, तो शायद रियलाइज़ेशन और मार्जिन इंप्रूव कर जाएँ। तो हम इनको येलो रेट करेंगे फॉर नाउ। रिटर्न रेशियोज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लोज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और डेट टू इक्विटी तो कंपनी डेट फ्री है, तो यहाँ पे कुछ बोलने वाला है नहीं। तो ये तीनों ग्रीन। ओवरऑल हम फंडामेंटल्स को येलो रेट करेंगे, क्योंकि ग्रोथ अगर नहीं है तो वैल्यूएशन जो आज मिल रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ओवरऑल जो फंडामेंटल्स को येलो रेट करेंगे। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे कुछ देखने वाला है नहीं, बहुत ही महँगे वैल्यूएशंस हैं। तीनों लेवल पे अगर हम देखें तो नो, क्लियर नो है आज की डेट में। अगर हम देखें, बहुत ही खराब वैल्यूएशंस हैं। अगर आप उनके हिस्टोरिक लेवल से कंपेयर करें या इनके आज के जो नंबर्स हैं उनको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो भी बहुत महँगे वैल्यूएशंस हैं। उसके बाद अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी आज की डेट में हमें बहुत ही खराब लग रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कब ये ट्रेंड इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब तक कंपनी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नहीं देती तब तक ये ट्रेंड इम्प्रूव नहीं होगा, जब तक ये नीचे जाती रहेगी और जब तक वैल्यूएशंस आई थिंक करेक्ट ना हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछले 2024 के बाद इनका जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो वो अब चल रहा है। अब आई डोंट नो कि यहाँ से ये साइडवेज जाएगा या नीचे जाएगा, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जब तक वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं होते तब तक ये एक रिस्की बेट है मेरे हिसाब से। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस मोमेंटम भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो जो है वो बना के लाता रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे, डिफरेंट सेक्टर्स से। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसा वीडियो चाहिए तो आप उसका मेंशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर मेरे को वो कंपनी समझ आएगी और मुझे लगेगा कि उस पे वीडियो बनाना चाहिए, उसमें उसके बिज़नेस में दम लग रहा है, स्टॉक में दम लग रहा है, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और ऐसे ही वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।